नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी माइनर सिलेबस एनवायरनमेंट एंड पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस। सो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक एनवायरनमेंट। द वर्ड एनवायरनमेंट हैज़ कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड envior which means surrounding or encircle. Environment can be defined as a sum total of all living and non-living elements. यदि हम कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट है हमारे बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर और एनर्जी। बायोटिक फैक्टर के अंदर हम पढ़ते हैं लिविंग बींग्स को, जैसे कि हमारे प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एबायोटिक के अंदर हम पढ़ते हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, वाटर, लैंडस्केप और सॉइल। एनर्जी की यदि हम बात करें तो सोलर एनर्जी और केमिकल एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट की यदि हम बात करें तो एनवायरनमेंट को हम 3 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट और कल्चरल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर हम क्लासीफाई कर सकते हैं फर्दर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर हम पढ़ते हैं बायोस्फीयर, जो कि कॉम्बिनेशन है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का। और बायोस्फीयर पर ही ऑल लिविंग बींग्स सरवाइव कर पाते हैं। कल्चर एनवायरनमेंट हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट और सोशल एनवायरनमेंट। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट फुलफिल ऑल द बेसिक नीड्स ऑफ द लिविंग बींग्स, जैसे कि हमारा एयर हो गया, वाटर हो गया, फूड हो गया। एनवायरनमेंट प्रोवाइड अस शेल्टर, जैसे कि होम फॉर लिविंग स्पीशीज। इन्वायरमेंट प्रोवाइड रिसोर्सेज, जैसे कि मेडिसिन, क्लॉथ्स, फायरवुड, एनर्जी। इन्वायरमेंट एक्ट एज अ क्लीनिंग एजेंट, जैसे कि कोई भी एनिमल डाई हो गया तो उसको क्लीन करने का काम भी इन्वायरमेंट का ही है। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कॉमन प्रॉब्लम इन द ग्लोबल वर्ल्ड। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के अंदर हमारा पोल्यूशंस जो मेजर है, जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। दीज आर द कॉमन पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। Environmental adaptation. Environmental adaptation can be further classified into structural adaptation, physiological adaptation और behavior adaptation. स्ट्रक्चर एडेप्टेशन के अंदर हमारा चेंज इन स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एलिफेंट, जो एशिया का एलिफेंट है और एक अफ्रीका का एलिफेंट है, दोनों ही स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट है। जो अफ्रीका का एलिफेंट है उसके ईयर्स बड़े होंगे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है तो उनको ज़्यादा हीट बाहर निकालनी होती है कूलिंग इफ़ेक्ट के लिए। और एशिया के जो एलिफेंट है वो नॉर्मल साइज़ का होता है। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन के अंदर हमारा वर्किंग ऑफ बॉडी चेंज हो जाता है, जैसे डेजर्ट्स के अंदर हमारे शिप्स की किडनी इतनी हाईली एफिशिएंट है कि वो एक एक बूंद पानी का यूज़ कर पाती है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा पोलर बियर, ब्लैक बियर, ब्राउन बियर। बिहेवियर एडेप्टेशन, जैसे कि हमारा माइग्रेशन, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। हाइबरनेशन के अंदर हमारे जो भी एनिमल्स होते हैं वो डीप स्लीप में चले जाते हैं, यानी कि विंटर स्लीप के अंदर। जैसे पोलर बियर पूरे विंटर सोता ही रहता है, क्योंकि वहाँ पर खाने की कमी है, तो इसलिए वो एक डीप स्लीप के अंदर चला जाता है। माइग्रेशन के अंदर बर्ड्स एक प्लेसेस से दूसरे प्लेसेस पर जाते हैं, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन उनको सूट नहीं करती। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है लो कार्बन इकोनॉमी। लो कार्बन इकोनॉमी और डीकार्बनाइज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन एनर्जी सोर्स दैट प्रोड्यूस लो लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज emission. Greenhouse gas emission due to human activity are the dominant cause of observed climate change. देखिए, लो कार्बन इकोनॉमी हमारी वो इकोनॉमी है जिसके अंदर हमारा ग्रीन हाउस गैसेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो जाए। हालांकि ये फिज़िकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ चुका है, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ हमने बॉडीज़ भी बनाई हैं, लेजिस्लेशन भी चलता रहता है, लेकिन फिर भी हमारा कार्बन कम नहीं हो रहा। ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्राई किया जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस का इफ़ेक्ट कम किया जाए, जिससे ग्लोबल वार्मिंग रुक पाए। देखिए, इंडिया के अंदर क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही सीरियस इशू है। क्लाइमेट चेंज के कारण हमारी जो स्पीशीज़ है वो डे बाय डे डाइंग होती जा रही है। क्लाइमेट चेंज से हमारा
ग्लेशियर्स पिघल रहा है, ग्लेशियर पिघलने के कारण हमारे फ्लड्स आते हैं, हमारे स्टॉर्म्स आते हैं और ना जाने कौन कौन सी प्रॉब्लम डेवलप हो जाती हैं क्लाइमेट चेंज के कारण। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोलर बोर्ड है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज़ अ स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1974 को अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1947 के तहत। जिसका मेन काम है वो काम है प्रमोट करना क्लीन ऑफ स्ट्रीम एंड वेल डिफरेंट एरियाज ऑफ अ स्टेट बाय प्रिवेंशन कंट्रोल एंड एबेटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट जो इसका काम है वो काम है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर, टू प्रिवेंट कंट्रोल एबेट ऑफ पोल्यूशन इन कंट्री। और ये मॉनिटर करता है एयर क्वालिटी और वाटर क्वालिटी को। और सीपीसीबी ने काफ़ी टाइम तक सर्व किया है in the field of formation and also provide technical services to the Ministry of Environment and Forest। यानी कि CPCB एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बोर्ड है जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में हेल्प करता है। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट टॉपिक पर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। देखिए हमारे जो जीव हैं उनको प्रोटेक्ट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, हमारी जो स्पीशीज़ है वो विलुप्त तो होती जा रही हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग वाइल्ड स्पीशीज़ एंड देयर हैबिटेट इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्दी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ पॉपुलेशन, रिस्टोर प्रोटेक्शन, एनहांस नेचुरल इकोसिस्टम। देखिए इनको प्रोटेक्ट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनके लिए हमने कुछ कमेटीज़ बनाई है जैसे कि CPCSEA यानी कि द कमेटी फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोल सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल। देखिए यदि हम बात करें CPCSE की, ये एक इस प्रकार की कमेटी है जो कि ध्यान रखती है कि एनिमल को पेन ना हो जब उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया जाए। चलते हमने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। हमारा नेक्स्ट कमेटी है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये हमारी एक अनदर लेजिस्लेशन है। द बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी founded on 15 September 1883 is one of the largest non-governmental organization in India engaged in conservation and biodiversity research. It supports many research efforts through the grants and publish the Journal of Bombay Natural History Society। हमारी नेक्स्ट बॉडी है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये भी हमारी एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक स्विस बेस है और ये एक इंटरनेशनल बॉडी है। देखिए द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इज़ डेडिकेटेड टू प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड लाइफ बाय इट्स कंजर्वेशन एफर्ट टुवर्ड प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पीशीज़ एंड एड्रेसिंग ग्लोबल थ्रेट। देखिए इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हमारी वो स्पीशीज़ है जो कि हमारी खतरे में है। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट। देखिए ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट रेफर टू द नेगेटिव इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ with undesirable consequences both for people and their resources on the other hand, wildlife and their habitat on the other. It is caused by the competition of natural resources between human and wildlife, influence human food security and well-being of both humans and other animal। ये देखिए यदि हम एग्जांपल्स की बात करें तो हमारा एक रिसेंट न्यूज़ आई थी, एक लेपर्ड विलेज के अंदर घुस गया और उसने 2 व्यक्तियों की जान ले ली। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है स्ट्रीट डॉग्स ने एक बच्चे की हत्या कर दी जो कि 5 साल का था। हमारी नेक्स्ट एक एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हो, एक एलिफेंट के ग्रुप ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी तमिलनाडु के अंदर। तो ये है हमारा मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है हमारा प्रोटेक्टेड एरियाज़। देखिए प्रोटेक्टेड एरियाज़ और कंजर्वेशन एरियाज़ आर द लोकेशन वेयर which receive protection because they are recognized natural, ecological or cultural values.
Biosphere Reserve. A biosphere reserve is a location where wildlife landforms and waterways are protected while still allowing for the reasonable public use and enjoyment in a natural setting. It also helps to restore the tribal tradition way of life in areas. This include the sustainable use of natural resources. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट टाइगर। देखिए, द प्रोजेक्ट टाइगर इज़ अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मूवमेंट इनिशिएटेड इन इंडिया 1973 टू प्रोटेक्ट द बंगाल टाइगर। ड्यूरिंग द टाइगर सेंसस 2006, द टोटल टाइगर पॉपुलेशन estimated at 1411. It was claimed that the number of tiger increased to 2603 to 3346 individual by 2018. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडेंजर्ड स्पीसीज़। देखिए, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के अंदर हमारा सबसे पहला आता है बंगाल टाइगर, सेकंड नंबर पर आता है एशियन लायन, थर्ड नंबर पर आता है द स्नो लेपर्ड, एंड फोर्थ है हमारा मॉस्क्यू लायन टेल्ड, और हमारा फिफ्थ है द कश्मीर रेड डियर। दीज ऑल द इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन इंडिया। देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज is an area where animal habitat and their surrounding are protected from any sort of disturbance. The capturing, killing and poaching of animal is strictly prohibited in these regions. They aim at providing a comfort living to animal. India has a beautiful wildlife sanctuaries with the dense forest, large rivers, high एंड ब्यूटीफुल माउंटेन, जैसे कि हमारी गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तराखंड के अंदर, भरतपुर बर्ड सेंचुरी है हमारी राजस्थान में। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया इन गैजेंटिक प्लेन्स ऑफ यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश इन इंडिया। इट वाज एस्टेब्लिश्ड 1986 एंड कवर 2073 square kilometer across the Meerut, Muzaffarnagar, Ghaziabad, Bijnor and Amroha district of UP. National Park are the areas that set by the government to conserve the natural environment, जैसे कि हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क और सुंदरबन नेशनल पार्क। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा मेथड्स टू प्रमोट एनवायरमेंटल स्किल्स, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं 3 R's को। 3 R का मतलब है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब है कम करना, जैसे कि हमको प्लास्टिक बैग्स हमको कम यूज़ करने चाहिए। रीयूज़ का मतलब है हमको वही चीज़ बार बार यूज़ करना, और रिसाइकल का मतलब है कुछ चीज़ों को यूज़ करने के बाद उसको दोबारा से रिसाइकल कर देना, जैसे कि न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड, ग्लासेस ETC। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जो कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ अ present without compromising the एबिलिटी ऑफ अ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा वो डेवलपमेंट है जिसके अंदर हम फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ रिसोर्सेज बचा कर रखें। ऐसा ना हो कि हम सारा पेट्रोल यूज़ कर जाएं और हमारी आने वाली जनरेशन को कुछ ना मिले। हमको पेट्रोल को इस तरह से यूज़ करना है ताकि आने वाली जनरेशन भी उसको देख पाए और यूज़ कर पाए। सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। देखिए, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स मीन्स यूजिंग रिसाइकेबल एंड रिन्यूएबल मटेरियल इन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एंड मिनिमाइजिंग एनर्जी कंजप्शन एंड वेस्ट प्रोडक्शन। हमको अपने घर इस प्रकार से बनाने चाहिए ताकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम हो सके। यही हमारी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हैं। Green transport refer to the model of transportation that do not negatively impact the environment and ecological balance as well as human health. For example, electric vehicles, hybrid vehicles, etc. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिन्यूएबल एनर्जी कम्स फ्रॉम द अनलिमिटेड नेचुरल रिप्लेनिश्ड रिसोर्सेज सच एज द सन, टाइडल
and wind. Renewable energy can be used for electricity generation and made day-to-day human work. Types of renewable energy की यदि हम बात करें तो मेजरली हम 2 टाइप्स पढ़ते हैं, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी जो कि हमको सन से प्राप्त होती है, विंड एनर्जी हमारी विंड से आती है। विंड के लिए हम विंड मिल का यूज़ करते हैं और सोलर एनर्जी के लिए हम यूज़ करते हैं सोलर पैनल्स का। हमारा फर्स्ट पार्ट इन्वायरमेंट कंप्लीट हो चुका है, हमारा सेकंड पार्ट बचा हुआ है पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।